हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली अपना नेक्स्ट टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ने से पहले पूरा कंप्लीट आपको पीछे एक सेल देखने को मिल रहा होगा। पूरा कंप्लीट एक सेल के अंदर अपने वॉक करते हैं। देखें आप क्या है, प्लांट सेल आपको एनालाइज हो रहा होगा क्योंकि आपको दिख रहा है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ये न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर की तरफ आ रहा है। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर की तरफ आकर के इससे अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच जो राइबोसोम्स है उनसे अटैच होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और ये प्रोटीन फॉर्म होकर के गोल्जी एपरेटस के पास जाता है। गोल्जी एपरेटस फिर फर्दर इस प्रोटीन को पैक कर करके वेसाइकल्स की फॉर्मेशन करता है। ये वेसाइकल्स अगर एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट के हैं तो एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट की सेल के बाहर इसको लेकर के जाया जाता है। दिख रहा है आपको? जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए रिगार्डिंग टू द सेल। ये पूरा कंप्लीट सेल के बारे में अच्छे से एक एक वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। सो फाइनली जनरल पॉइंट्स बताएं जिसमें आप एनालाइज कर सकते हो। पूरा कंप्लीट एक बड़ा वैक्यूल आपको देखने को मिल रहा है। ये जो साइड के अंदर देखने को मिल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एससीआर को। ये SER दिख रहा है आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट अब आ जाइए इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सॉसेज शेप आपको देखने को मिलते हैं जिनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? जनरल जो आज का अपना टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसके बारे में जनरल पॉइंट्स आप अच्छे से समझें। है क्या, समझने की कोशिश करें। ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल्स की अगर बात की जाए ये देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर बात की जाए तो ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल मान लीजिए मैं अगर बात करता हूँ कि नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल जो एक सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए ये एक मैंने बनाया है न्यूक्लियस। ये क्या बनाया है? एक न्यूक्लियस बनाया है। ये न्यूक्लियस का आउटर एनवलप और उससे कॉन्टिन्यूशन के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपको ये एक गोल्जी एपरेटस देखने को मिल रहा है। इधर आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलते हैं, यू नो वेरी वेल कि यूकेरियोट्स के अंदर आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ड्यू टू द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर सीन इन यूकेरियोटिक सेल। क्लियर? तो अगर आप देखें ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल, भाई लिपिड बाइलेयर यहाँ पर है। लिपिड बाइलेयर आपको ये आउटर एनवलप पे देखने को मिल रहा है। लिपिड बाइलेयर आपको इनर एनवलप मतलब इनर एनवलप के इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिल रहा है। लिपिड बाइलेयर के अंदर यहाँ पे आउटर जो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है उसमें भी लिपिड बाइलेयर है। इसकी इनर जो लेयर होती है उसमें भी लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पर गोल्जी एपरेटस के अंदर भी आपको लिपिड बाइलेयर देखने को मिल रही है। कहने का सेंस ये है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो उन सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के अंदर ये जो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है, मेम्ब्रेन इन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जितने भी मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। लिपिड बाइलेयर आपको देखने को मिलेगा और इनके अंदर आपको नंबर ऑफ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। जो इंट्रीगल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली इनके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। कहने का सेंस ये है कि इन सभी के अंदर आपको स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज देखने को स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज देखने को नहीं मिलती। अगर स्ट्रक्चरली अगर मैं इनसे बात करता हूँ, स्ट्रक्चरली जो सिमिलैरिटी इनके अंदर देखने को नहीं मिलती। इन सभी को आप इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन जो इनकी मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं उसके बिहाफ पे आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। गुड इवनिंग बेटा। देखें आप अच्छे से जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इन सेल ऑर्गेनल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूटिव जो लिपिड्स हैं वो एंड प्रोटीन्स हैं, इनके बिहाफ पे आप इन्हीं को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बता सकते हो। बट इनमें से कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज तो नहीं है, बट देयर फंक्शंस आर
their functions are somehow in coordination, somehow in coordination, somehow in coordination। नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं? ऑर्गेनल्स organelles which is present in the cytoplasm, and there no doubt they have the structural dissimilarity, but their functions are coordinated with each other, is the part of endomembrane system। Organelles which is present in the cytoplasm, no doubt their outer membrane or their structure is different from each other and easily distinguished from each other, but their functions are coordinated with each other, आर द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर होते हैं? लाइक अगर बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका वर्क आपको देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सेकंड नंबर अगर बात की जाए गोल्जी बॉडी, थर्ड नंबर बात की जाए लाइसोसोम, फोर नंबर अगर बात की जाए वैक्यूल, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लें। ये 4 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं, नो डाउट इनकी स्ट्रक्चरल आपको सिमिलरिटीज देखने को नहीं मिलती है, बट इनके अंदर आपको फंक्शनल जो एक्टिविटीज है इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी। और नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स और भी हैं, लाइक अपने बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलता है, इन प्लांट सेल आपको प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड्स की अगर बात की जाए या फिर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, या फिर पैरोक्सिसोम की बात की जाए, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ इनका वर्क बाकी सभी से कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। ये जनरल बताया है, जिनका वर्क कोऑर्डिनेशन के अंदर होगा वही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है वो एक बार अच्छे से आप देखें। वाइल इधर देखें, इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स दिए वो मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, उसके बाद अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ प्रोसीड करेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिए। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as the endomembrane system because their functions are coordinated. दिख रहा है आपको? काफी सारे इनके अंदर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इधर देखिए, while each of the membranous organelles are distinct in terms of their structure के बिहाफ पे आप इजीली इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शन आप इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बट समहाउ इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर होते हैं, तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of the endomembrane system। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? क्योंकि इनके फंक्शन जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ठीक है। इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब आ जाइए वन बाय वन अपने अच्छे से एक एक सेल ऑर्गेनल्स को लेकर के चलते हैं। उससे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों है, किस तरीके से अपने इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपको एक सेल का ये न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, सेल का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड मैंने ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। दिख रहा है आपको? ये मैंने एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे? नंबर ऑफ राइबोसोम्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ना, ये राइबोसोम्स, नंबर ऑफ राइबोसोम्स मैंने यहाँ इसके साथ में अटैच किए, ठीक है। अब आ जाइए
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ये किसको डिफाइन कर रहे हैं? ये गोल्जी एपरेटस। ये गोल्गी एपरेटस है ना। अब होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क कैसे है भाई, यहाँ पर जो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, इनसे प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन की पैकिंग होगी, और ये पैक होकर के प्रोटीन एक वेसिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या है? एक प्रोटीन। क्या है? एक प्रोटीन। एक प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन एक छोटे से वेसिकल्स के अंदर पैक आपको देखने को मिल रहा है। ये मैंने एक वेसिकल बनाया जिसके अंदर प्रोटीन पैक है। प्रोटीन पैक होकर के कहाँ आता है? ये प्रोटीन पैक होकर के इस गोल्जी एपरेटस के पास में आ रहा है। सेम यहाँ से लिपिड फॉर्मेशन होता है, यहाँ से लिपिड फॉर्मेशन होता है, और ये लिपिड वेसिकल्स के अंदर पैक होकर के गोल्जी एपरेटस के पास में आ रहा है। इधर आपको गोल्जी एपरेटस के पास में आता हुआ दिखाई देता है। फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेशन के अंदर है वो बता रहा हूँ। इस वेसिकल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन, ठीक है। इस वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है लिपिड। तो इनिशियली पैकेजिंग का जो वर्क है, पैकेजिंग एंड टैगिंग, फर्स्ट टाइम पैकेजिंग और टैगिंग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम पैकेजिंग एंड टैगिंग, पैकेजिंग एंड टैगिंग, ये वर्क किसका होता है? पैकेजिंग एंड टैगिंग का अगर वर्क देखा जाए स्पेसिफिकली, फर्स्ट टाइम ये वर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद, अगर आपके पास में ऑप्शन के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस दोनों दिया है और फर्स्ट टाइम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो आप गोल्जी एपरेटस के साथ जाएंगे। बट अब मान लीजिए आपके पास में ऑप्शन के अंदर गोल्जी एपरेटस नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया, उस कंडीशन में आपके पास में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस केस के अंदर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाएंगे, ठीक है। ये गोल्जी एपरेटस का कौन सा फेज है? ये गोल्जी एपरेटस का सिस फेज है। कौन सा फेज है? सिस फेज है, या फिर इसी को अपने बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, या फिर इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्वेक्स फेज। कौन सा फेज है? कॉन्वेक्स फेज, ठीक। यहां पर लिपिड एंड प्रोटीन इसके अंदर एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद में ये आपको लिपिड एंड प्रोटीन इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। एंट्री लेने के बाद में लिपिड एंड प्रोटीन को मॉडिफाइड किया जाता है। मॉडिफाइड करने के बाद यहाँ से जो इसके कॉर्नर्स है, यहाँ से भी वेसिकल्स पैक कर करके बाहर की तरफ रिलीज किए जा सकते हैं। और इवन ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट यहाँ इस कंडीशन में यहाँ से भी इसको बाहर की तरफ रिलीज किया जा सकता है। नंबर ऑफ वेसिकल्स मैंने यहाँ पे बनाए, दिख रहा है आपको। जनरल पॉइंट्स है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देख लें आप। गोल्जी एपरेटस का सिस फेज मैंने बताया। ये गोल्जी एपरेटस का ये जो फेज आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफेज, इसको बोलते हैं ट्रांसफेज, ठीक है। या फिर इसी के लिए क्या वर्ड यूज होता है? मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज इसी के लिए अपने वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसफेज और मैच्योरिंग फेज। या फिर इसी के लिए ही एक वर्ड और यूज किया जाता है, कॉनकेव, कॉनकेव फेज। नो डाउट इसकी कॉन्वेक्स और ट्रांसफेज दोनों एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट होते हैं। कॉन्वेक्स और जो कॉनकेव फेस है, ये दोनों एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स आर प्रेजेंट इन देयर सरफेसेस, ठीक है। बट एक आपस में इंटरकनेक्टेड है। कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये आपस में आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से पैकेजिंग के थ्रू ये एक वेसिकल्स बना है। इस वेसिकल्स के अंदर अराउंड 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स, इन वेसिकल्स के अंदर अराउंड 40 टाइप्स ऑफ आपको एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन वेसिकल्स में 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है लाइसोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम, ठीक। और ये आपको वेसिकल देखने को मिल रहा है। इस वेसिकल का जो टारगेट है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिले, इस वेसिकल का जो टारगेट है वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है। इसका जो टारगेट है वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर आपको दोनों टारगेट इसके देखने को मिल सकते हैं। रफली ये आपको बताया है कि इसका जो फंक्शन है प्रोटीन और लिपिड। अब प्रोटीन और लिपिड जो मॉडिफाइड होकर के यहाँ पर वेसिकल से इससे बाहर की तरफ निकलेंगे,
यहाँ पे आपको मान लीजिए लिपिड देखने को मिल रहा है, इसके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन देखने को मिल रहा है, ये मॉडिफाइड प्रोटीन है, और इधर आपको मॉडिफाइड लिपिड देखने को मिला इन वेसिकल्स के अंदर। तो ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड है, इसको इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, इसके अंदर जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ, ठीक है। इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड कहने का सेंस ये है कि यहां से आने वाले लिपिड को मॉडिफाइड किसने किया, गोल्जी अपरेटस ने। आने वाले प्रोटीन को मॉडिफाइड किसने किया, गोल्जी अपरेटस ने। तो इसका फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, इसका फंक्शन था लिपिड सिंथेसिस और स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। इसका मेजर फंक्शन क्या था, लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस आपको देखने को मिल रहा था। यहां से इसकी जो सिस फेज है, इस सिस फेज पे लिपिड एंड प्रोटीन आया और इसकी ट्रांसफेज से वो बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है। रिलीज हुए तो इसके जो वेसिकल्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन हुआ तो इसका फंक्शन और इसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेशन में हुआ। आफ्टर दैट बना क्या है यहाँ से, लाइसोसोम, और काफी सारे माइन्यूट वेसिकल्स भी बनते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, जिनके अंदर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये फर्दर किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये फर्दर वैक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली आपसे कोई पूछे कि वैक्यूल का फॉर्मेशन डायरेक्ट ईआर से भी होता है, डायरेक्ट ईआर से, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अगर कहीं ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो वैक्यूल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड जो स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल के न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस सेल के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करा, इतना समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे इंट्रासेलुलर टारगेट और एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बताए। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये 4 सेल ऑर्गेनेल, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो गोल्जी अपरेटस हो, लाइसोसोम हो, वैक्यूल हो, ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट डिफाइन करता है कि ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और 2 पॉइंट जो मैंने ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन यहाँ पे बताया, इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, यही लिख रहा हूँ बेटा। और सेकंड नंबर ग्लाइकोलिपिड जो होता है, इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडेशन। ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको बताएं, अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो अपने को 1 बाय 1 प्रोसीड करना है। सबसे पहले है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से देखें, समझें क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट आपका टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर अपने देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको जब अपने स्टडी करते हैं तो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर जनरल, अगर मैं एक सेल बना रहा हूँ, ये मान लीजिए ये आपको एक जनरल सेल देखने को मिल रहा है, उस सेल के अंदर एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है ना। ये एक मैंने सेल को बनाने की कोशिश की जिसके अंदर लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल लेयर नहीं है, ये लिपिड बाइलेयर है। ये लिपिड बाइलेयर ही फिर इनर साइड के अंदर यहाँ पे एक लिपिड बाइलेयर जो इनर साइड के अंदर जाकर के एक कंपार्टमेंट की फॉर्मेशन कर रहा है ना रफली। ये आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिमार्क कर देता हूँ, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, नॉट अ डबल मेम्ब्रेन, नॉट अ ये लिपिड बाइलेयर है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अच्छे से देखें, जो इसका इंटरनल पार्ट है इसको बोलते हैं इनसाइड ईआर। ये इसका जो इंटरनल पार्ट है वो क्या है, इनसाइड ईआर, जिसको अपने बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल साइट, ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है। इसके बाहर का जो आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है वो बोला जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और आउटसाइड, आउटसाइड ईआर,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। जनरल पॉइंट्स बताइए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी से पता चला, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी से जब आप इसको एनालाइज करते हैं तो एक टाइनी रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ अ टाइनी रेटिकुलम स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा कि द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और अ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या है, नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ tiny tubular structure scattered in the cytoplasm। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर दो कंपार्टमेंट, एक वो कंपार्टमेंट जो इसका ल्यूमिनल पार्ट है, ये इनसाइड ईआर, और एक जो बाहर का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट बोला जाता है। लाइसोसोम को गोल्जी बॉडी बनाता है क्या? यस, अगर इसमें एंजाइम्स, गोल्जी बॉडी का काम होता है पैकेजिंग करना। अब गोल्जी बॉडी ने जो पीछे से प्रोटीन आए हैं उन प्रोटीन को पैक किया, जब प्रोटीन को चेक किया गया तो उसमें न्यूक्लियेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेजेस वाले हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स है उस वेसिकल्स के अंदर। तो वो वेसिकल जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? लाइसोसोम की तरह बिहेव करता है, और लाइसोसोम की तरह बिहेव करता है, और उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम की फर्स्ट लाइन जाकर के देखना बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्म्स बाय द पैकेजिंग एक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। ये लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पर। ये समझ में आया? दूसरा पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी लिख करके देती है, हेंस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, अ ल्यूमिनल पार्ट इज इनसाइड ईआर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट इज साइटोप्लाज्म। जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट है वो क्या है? इसका साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है आउटसाइड ईआर। ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। क्लियर, ये जनरल पॉइंट आपकी एनसीईआरटी ने आपको बताए, सिंपल से पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट अब आ जाइए सेकंड पॉइंट कि अगर मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आए, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज करें। यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इधर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स की फॉर्म में होती है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर और एससीआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा इस पे आपको बियर्स राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखती है? क्योंकि इसके अंदर जो आपको ये रेटिकुलम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस रेटिकुलम स्ट्रक्चर पे आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, टिब्यूलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये रफली ऐसा ये टिब्यूल शेप होती है। ये आपको वेसिकल्स की फॉर्म में
सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी ने सिस्टर्नी एंड टिब्यूल आपको लिख करके दिया होगा, आप इसका समरी देखेंगे तो समरी में मेंशन है। सिस्टर्नी और वेसिकल्स की फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है और ये टिब्यूल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो अपीयरेंस आता है वो कैसा अपीयरेंस आता है, रफ। कैसा अपीयरेंस आता है, रफ अपीयरेंस आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम टोटली एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है जो सिक्रीटरी सेल्स होती है। राइबोसोम्स होते हैं, इस वजह से ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें, स्पेसिफिकली प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर क्या होगा, इनकम्पैरेटिवली ज्यादा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो लिपिड एंड स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये तो हमें पता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल के अंदर होता है। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बात करे, एग्जाम्पल, तो जितने भी ग्लैंड्स, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइपोथैलेमस, इसके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस हैं। लाइक मैं बात करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके जो हार्मोन है वो भी कैसे, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो भी कैसे हैं, प्रोटीनेशियस है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स है वो सभी कैसे हैं, प्रोटीनेशियस हैं। तो इन सभी के अंदर RER का नंबर इनकम्पैटिबली क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर जितने भी एंजाइम सिंथेसिस करती हैं सेल्स जो आपकी गट के अराउंड देखने को मिलती है, उनके अंदर भी आपको RER का नंबर इनकम्पैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। SCR की अगर बात की जाए तो SCR स्टीरॉयडल हार्मोन बनाने वाली जो ग्लैंड्स हैं, एग्जांपल लाइक अगर मैं बात करता हूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, गोनेड्स लाइक एक्सेट्रा। जो स्टीरॉयडल हार्मोन बनाने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर इनका नंबर इनकम्पैरेटिवली आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, सिंपल जनरल पॉइंट्स आपको बताएं। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या लिख कर देती है, RER ऑफन शोज द राइबोसोम अटैच to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing the ribosome on their surface is known as rough endoplasmic reticulum. In the absence of the ribosome, they appears to smooth and is called smooth endoplasmic reticulum. रफ और स्मूथ के अंदर डिफरेंस यही है कि जो रफ वाला होगा उसके ऊपर आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे और जो स्मूथ वाला होगा उसके ऊपर राइबोसोम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलते हैं। और इवन न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन के साथ में भी कॉन्टिन्यूशन के अंदर ये रहती है। तो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप भी राइबोसोम को बियर करता है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। इसका एक वर्क ट्रांसपोर्ट भी है, ध्यान रख लेना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ध्यान रखना। जनरल वर्क एक आपको बता दिया है। और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर मान लीजिए ये मैंने एक ये ट्यूबुलर फॉर्म इसकी बनाने की कोशिश की है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूशन में हो भी सकती है और नहीं भी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मूथ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझने वाला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छे से देखिए। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर आपके 20 की, लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, डायरेक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 20 के अंदर मसल्स के अंदर ये क्या कहलाती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स के अंदर क्या कहलाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड नंबर वहीं अगर अपने बात करते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स, इसके मॉडिफिकेशन की अगर बात की जाए,
ये छोटा सा पार्ट अगर आप तोड़ करके, ये राइबोसोम, और राइबोसोम विच इज कवर्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? मिड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है राइबोसोम। क्या मिल रहा है? राइबोसोम। और आउटर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? आउटर साइड के अंदर आपको देखने को मिल रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? इसको बोलते हैं निसेल्स बॉडीज। क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल। इनको क्या बोला जाता है? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फर्दर मॉडिफाइड हो सकती है, ऐसा नहीं है। दिख रहा होगा आपको मसल्स के अंदर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। निसेल्स ग्रेन्यूल्स इन इन नर्व फाइबर, इन नर्व फाइबर, नर्व फाइबर के अंदर ये निसेल्स ग्रेन्यूल जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। जनरल पॉइंट बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद एनसीईआरटी का एक एक वर्ड डिकोड कर रहा हूं बेटा मैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट अपने एनसीईआरटी को ही लेकर के चल रहे हैं, कुछ नया नहीं इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। बट लास्ट एंड फाइनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट में इनके फंक्शंस के से रिलेटेड अपनों ने पढ़ा। फंक्शन से रिलेटेड क्या पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर? वही कि आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, the extensive and the continuous extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। यहाँ भी मेंशन किया है, वहां भी मेंशन किया है। सेकंड डिफाइन किया है, the smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid in animals। lipid like steroidal hormone are synthesized in smooth endoplasmic reticulum। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये तो वो फंक्शन है जिसके अंदर आपको सिंपल सा बता दिया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो अपने ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेकंड नंबर, ये जो वर्क लिखा है ये किसके लिए लिखा है? ये लिखा है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड एंड स्टीरॉयडल हार्मोन, स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, इनके बारे में अपने को बताया। अब होता क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, इसके अंदर जो राइबोसोम्स इससे अटैच होते हैं ना, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनको अटैच करने वाले राइबोफोरिन प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोफोरिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोफोरिन जो प्रोटीन होते हैं, इसकी वजह से स्मॉलर यूनिट जो राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट है वो यहाँ पे आकर के अटैच होता है। राइबोसोम का जो स्मॉलर यूनिट है वो आकर के यहाँ पे आपको अटैच होता हुआ दिखाई देता है। जनरल पॉइंट मैंने आपको बताए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। और राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट आकर यहाँ पे अटैच होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस, और आप लिपिड एंड स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस पढ़ते हैं। अब आ जाओ इसके कुछ एडवांस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इनके अंदर इनकी मेम्ब्रेन साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज, ये प्रोटीन मतलब एंजाइम ही है जो प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है? टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। जीनोबायोटिक्स जो होती हैं, उन जीनोबायोटिक्स के अंदर जैसे जो भी मेडिसिन अपने लेते हैं, उस मेडिसिन के अंदर जो व्हीकल है उसकी टॉक्सिसिटी को ये रिड्यूस करता है। या फिर अपने लीवर की अगर अपने बात करें, लीवर के अंदर आपको मैक्सिमम ये मिलता किसमें है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR का मेजर वर्क, टॉक्सिसिटी को दूर करना। डिटॉक्सिफिकेशन आपको वर्क देखने को मिलता है लीवर का, डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क आपको लीवर में देखने को मिलता है। तो लीवर के अंदर, लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स होती है उनके अंदर SCR का नंबर इनकम्पैटिबली ज्यादा मिलेगा। पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड नंबर अगर अपने बात करते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके रिस्पेक्ट में आपको ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन एंड लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन एंड लिपिड प्लस प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस एंड स्टोरेज ये आपको देखने को मिलेगा लीवर के अंदर। ठीक है। सेकंड नंबर लाइपोप्रोटीन फॉर टारगेट ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो भी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होकर के आपके लीवर के पास में आते हैं, उस लीवर के पास में आने के बाद में वहां पर अगर ग्लाइकोजन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, ग्लाइकोजन अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा के अंदर है, शुगर मोइटीज एक्स्ट्रा के अंदर है, तो उसे ग्लाइकोजन बना करके उसको स्टोर कर लिया जाएगा। ये वर्क किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा लाइपोप्रोटीन,
प्रोटीन्स जो लिपिड्स आपको देखने को मिल रहे हैं उन पे टैगिंग एक तरीके से लाइपोप्रोटीन, जिसके अंदर काइलोमाइक्रोन है, एचडीएल है, एलडीएल है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, काफी सारे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर भी आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है। एनसीईआरटी ने ये आपको बैक साइड के अंदर जो समरी दी हुई है उस समरी के अंदर आपको लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। 4 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बताए, वैसे तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया कुछ भी, आप समझ पाए तो प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोटीन बेस्ड एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रेट करने वाली सेल्स और ग्लैंड्स में मिलेगा। उधर एससीआर आपको स्टीरोइडल हार्मोन वाले में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बात करते हैं राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ है, राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ आपको देखने को मिलता है। मसल्स के अंदर इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो किसको स्टोर करके रखते हैं, स्टोर्स कैल्शियम +2, और ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन ये कैल्शियम आयन को साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज करते हैं, जिससे मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोनिन की जो कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट होती है उससे अटैच होकर उसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर करके मसल कॉन्ट्रेक्शन को एक तरीके से इनिशिएट करते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, स्टार मार्क किया है मैंने इस पॉइंट को। आफ्टर दैट लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपका निसेल्स ग्रेन्यूल्स, निसेल्स ग्रेन्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है इसको भी मैंने स्टार मार्क किया। समझ में आया? तो ये पूरा कंप्लीट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर ये पूरा कंप्लीट आपको सेल के बारे में बताया कि सेल के अंदर आप किस तरीके से एक वॉक कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सेल, बहुत छोटा आपको देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा सेल जिसके अंदर पूरा न्यूक्लियस डीएनए से आरएनए, आरएनए जो न्यूक्लियर प्रोकॉम्प्लेक्स से बाहर आया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट राइबोसोम से अटैच हुआ, वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज किया, प्रोटीन पैक होकर के गोल्जी बॉडी के सिस फेज पे आया, उसकी ट्रांसफेज पे मॉडिफाइड होकर के बाहर की तरफ रिलीज हुआ, एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट और इंटरसेलुलर टारगेट के पास ये जा सकता है। प्लांट सेल है क्योंकि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक प्लांट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो ये था आज का आपका एक छोटा सा टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर अपनों ने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आरईआर और एससीआर के बारे में जनरल पॉइंट देखे, इसके फंक्शंस कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला है उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने प्रोसीड करेंगे गोल्जी एपरेटस के साथ में, कि गोल्जी एपरेटस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे लेक्चर्स इस वजह से आपको दिए जा रहे हैं बेटा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं, और दोनों बॉटनी एंड जियोलॉजी दोनों को आप मेंटेन करके चलें। माइक्रोब आपका ऑलमोस्ट आई थिंक कंप्लीट हो चुका होगा। सेकंड आपका ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनकी ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर दूंगा मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जस्ट बाद में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एलिमेंट, सीलिया, फ्लैजिला और वो सब अपने पढ़ने वाले हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक आपको चीज़ें समझनी है, तब तक अपने इसी तरीके से इसी पेज से अपने चलने वाले हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं आप अपने ग्रुप के अंदर ड्रॉप करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।